क्या आप भी अपने एमएनसी का सपना साकार करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो टॉप 7 एमएनसी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप भी चाहते हैं केपीएमजी, एसेंचर, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी में जाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा एमएनसी में जाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताएं। आप जब भी कमेंट करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले तो आप दिमाग में ये डाल लो कि आप एमएनसी में बैठे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, आपके पास डेस्कटॉप है, आप आराम से काम कर रहे हो। तो ऐसा आप चाह रहे हो, राइट? ऐसा चाहने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आखिर क्या पढ़ेंगे, कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये तो पता ही नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूं जिसमें हर जन को ही कंफ्यूजन होता है। डिफरेंस बिटवीन अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। अरे पहले तो डेप्रिसिएशन ही नहीं आता था, अब ये अमोर्टाइजेशन कहाँ से आ गया? चलिए बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो हमको पता है कि एक सिस्टमैटिक अलोकेशन है ऑफ द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट। इसका मतलब कि जो टैंजिबल एसेट है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, एसी हो गया, मशीनरी हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है? क्योंकि हमारा जो असेट का वैल्यू है, यूज करने से डिक्लाइन होता है उसके वैल्यू में। अगर यूज भी ना करे तो वो पुराना हो सकता है, जिसका उसका वैल्यू जो है कम हो जाए। तो उसके वैल्यू को हम प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन हर साल स्टार्ट चार्ज करके। अब हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन की। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन ये अमोर्टाइजेशन आखिर है क्या? अमोर्टाइजेशन रिलेट करता है इनटैंजिबल एसेट को। जैसे इनटैंजिबल एसेट जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो उसके वैल्यू को हम ओवर द ईयर जो है, ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ राइट ऑफ करते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? अमोर्टाइजेशन रिलेट करता है इनटैंजिबल एसेट को, लेकिन डेप्रिसिएशन जो रिलेट कर रहा है वो टैंजिबल एसेट को कर रहा है। दोनों ही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के हिसाब से अमोर्टाइज या डेप्रिसिएट होते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप एक प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वीडियो देख के आप एमएनसी क्रैक कर लोगे, लेकिन एक स्टेप है कि एमएनसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है? अब बात आता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। जो इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, उन्हें पता होता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आखिर होता क्या है। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिसमें हमने पैसा कमाया। इट इज द ईयर प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अगर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 होगा। मतलब 1 ईयर प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जिसमें हमने पैसा कमाया। अब पैसा तो कमा लिया, लेकिन गवर्नमेंट तो पैसा मांगेगा ना। तो पैसा कमा लिया तो टैक्स कब दोगे? तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है? जो आपका इनकम अर्न होता है प्रीवियस ईयर में, वो टैक्स होता है। आप टैक्स देते हो, आप असेस करते हो टैक्स को कि आपका एक्चुअल में टैक्स कितना बन रहा है। तो दैट इज योर असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है? समझ में आया होगा आपको। सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, डिफाइन अक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये अक्रूड एक्सपेंसेस क्या है? मैम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमने सुना था, ये अक्रूड एक्सपेंस कहाँ से आ गया? ये जो अक्रूड एक्सपेंस है वो भी एक तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जिसको हमने इनकर कर लिया है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट ही नहीं किया। दिस एक्सपेंस आर recognized ऑन द इनकम स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दे आर incurred इवन इफ दे आर नॉट पेड। मतलब अब हम लोग तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब है जिस साल का खर्चा उसी को साझे। मतलब
अगर मेरा सपोज कीजिए सैलरी है, तो सैलरी का खर्चा मार्च महीने का मैं पे कर रही हूँ अप्रैल महीने में, तो पे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्ड में इसी फाइनेंशियल ईयर में करने वाली हूँ, बिकॉज हम लोग फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस। और अक्रूवल बेसिस में जो खर्चा है बाद का वो अभी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब खर्चा जो बाद में पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारा खर्चा है, राइट। इसलिए तो ये हमारा एक लायबिलिटी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आखिर होता क्या है। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द इनकम अर्न बाय द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी हम सेल कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, वो हमारा रेवेन्यू है। इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जरूरी नहीं है पैसा जो मिल गया वो रेवेन्यू हो सकता है, पैसा मिलने वाला है वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। क्यों हमारे लिए रेवेन्यू है? वो इसलिए रेवेन्यू है क्योंकि हम अप्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं कि पैसा अगर इस ईयर को रिलेट कर रहा है, इवन इफ वो बाद में मिले फिर भी हम इस ईयर रिकॉर्ड करने वाले। एक्सपेंस क्या है? इट इज अ आउटफ्लो ऑफ फंड। इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रनिंग ऑफ बिजनेस। तो क्यों आउटफ्लो करना है? ऑब्वियसली आपको अगर बिजनेस चलाना है तो अपने फंड का तो आउटफ्लो करना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आखिरकार क्या अंतर है। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज रेफर टू द फंड स्पेंड बाय अ बिजनेस टू अक्वायर, अपग्रेड और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एन एसेट, जिसका लाइफ इंक्रीज करता है। किसका? असेट का। अगर हमको असेट का लाइफ इंक्रीज करना है तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। जैसे आप सपोज कीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक और फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बिल्डिंग में अगर हम पेंट करवा रहे हैं तो उससे बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज थोड़ी ना होगा। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने मशीनरी खरीदा तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम मशीनरी को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो revenue expenditure on the other hand represent the cost incurred in the day-to-day operation to maintain and supports revenue generating activities. Obviously हमको maintain करना पड़ेगा मशीनरी ताकि हम revenue generate कर पाए, नहीं तो हम revenue generate नहीं कर पाएंगे। These expenses are short term and are incurred for ongoing operational needs. तो ongoing operational needs के वजह से ये एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर करते हैं। ये हमारे बैलेंस शीट में नहीं आता, पीएल में आता है, राइट। और बैलेंस शीट में क्या कैपिटलाइज होता है? टैंजिबल एसेट के साथ। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उसके वैल्यू को इनहैंस कर रहा है, जो हमारे असेट के लाइफ को इंक्रीज कर रहा है, वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन जो आता है बहुत बार कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैं जब भी अकाउंट्स पढ़ाती हूँ ना, मैं स्टार्ट करती हूँ न्यूटन के लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ ना मुझे बहुत याद आता है। क्या थर्ड लॉ है न्यूटन का? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, एकदम आसान सा है। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, राइट, इक्वल ही मिलेगा, राइट। वो ही प्रिंसिपल अकाउंटिंग का है। डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट, जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। वही प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। So it is a fundamental concept in bookkeeping and accounting that ensure the accounting equation remain balanced. Accounting equation जो है वो balanced है. The system is based on the principle that every transaction there at least two accounts affected. मतलब दो अकाउंट इफेक्ट करेगा और डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से इक्वल रहेगा। This system is crucial for maintaining the accuracy and integrity of financial record. तो सिंपली ये जो है फंडामेंटल है बुक कीपिंग को मेंटेन करने में। ये सिंपली ये बताता है कि डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, सिंपली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट हमारा टॉप 7 में आ रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए मैं सीए हूं, मुझे पता है ऑडिटिंग क्या है, और आप अकाउंटेंट है, आपको पता है अकाउंटिंग क्या है। अब आप दोनों को सामंजस्य बैठाने का जरूरत है कि ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आखिर है क्या।
देखिए, जब आपका काम खत्म होता है, मेरा काम शुरू होता है। जब आप अकाउंट्स पूरा बना देते हो, तब ऑडिटर का काम शुरू होता है अकाउंट्स को वेरीफाई करने का, चेक करने का कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो नहीं। अब आप बोलोगे मैम ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कोई ज्यादा ऐसी तो गलती नहीं है जो मेरे बुक्स को इफेक्ट कर रही है, कि बुक्स गलत दिख रहा है, फेयर नहीं दिख रहा है, ट्रू नहीं दिख रहा है, ऐसे तो गलती नहीं है। कोई भारी भरकम मेरे शब्दों में तो गलती नहीं है। तो वो आपको देखना है, राइट? तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो आपका काम होता है सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर दो, क्लासिफाई कर दो, समराइज कर दो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो आपका काम तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अच्छे से बना दोगे तो हम शांति के साथ जिएंगे, राइट? शांति रहेगा हम लोगों को। तो आप लोग अगर अच्छे से काम करोगे तो ऑडिट तो सिंपल ही हो जाएगा। तो प्राइमरी ऑडिट का पर्पस क्या है कि इंडिपेंडेंटली हम एग्जामिन करेंगे, इवेलुएट करेंगे हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम ओनर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बताया है वो प्रॉपर है या नहीं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहा है, वो फ्री है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। हमारा काम है इवैल्यूएट करना इंडिपेंडेंटली, और आपका काम क्या है? बनाना। ओके? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएनसी में। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये पढ़ के चले जाओ एमएनसी क्रैक हो जाएगा, लेकिन मैं सीरीज ऑफ वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे हम क्रैक कर सके एमएनसी का इंटरव्यू। क्योंकि एमएनसी में जाने का तो सपना भैया सबका है, सब चाहते हैं वो एमएनसी की कुर्सी में बैठना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो अच्छा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताएं। थैंक यू।